नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की कुछ अहम खबरों से करेंगे। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटी पार्क स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से राज्य भर के हालातों की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि मौसम विभाग के अनुसार 4 जिले रेड जोन में हैं और 5 जिले ऑरेंज जोन में रखे गए हैं। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि जहां जहां सड़कें बंद हुई हैं उन्हें तुरंत खुलवाया जा रहा है। नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रखा है। ग्राम सभा से लेकर ब्लॉक स्तर तक निगरानी समितियों के गठन का आदेश दे दिया गया है। पिछले वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस बार किसी भी अनहोनी से पहले ही सतर्कता बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि कई बार रात भर की बारिश में घरों में 8 से 10 फीट तक पानी भर जाता है, इसलिए स्थानीय प्रशासन और जनता को मिलकर तत्परता दिखानी होगी। मौसम विभाग की जो आगे के लिए उनका आकलन है, उसमें आकलन किया गया कि 4 जिले अभी हमारे उसमें रेड जोन में हैं और 5 जिले ऑरेंज में हैं और 4 जिले येलो में हैं। तो सभी जिलाधिकारियों से और सभी जो आपदा से संबंधित कामों में अपना योगदान देते हैं, उन सभी से अभी बात की है और एक एक करके सभी जनपदों से बातचीत करने के बाद सभी को जो है अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। सभी लोग काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ सड़कें बंद हो रही हैं सड़कें खुलवा रहे हैं और जो नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोग हैं वहाँ नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। तत्काल लोगों को जो बचाव और राहत के काम हैं वो करने के लिए तैयारी की जाए। एनडीआरएफ की टीमों से भी संपर्क करने के लिए कहा है। एसडीआरएफ हमारे अलर्ट मोड में है। इसके अतिरिक्त जितने भी बचाव और राहत के कार्य हैं तत्काल किए जाएं। उसके लिए सभी आपदा प्रबंधन विभाग हमारा लगातार मॉनिटर कर रहा है और नीचे से स्तर पर ग्राम सभा स्तर पर भी उस तहसील में, उस पटवारी क्षेत्र में, उस परगना में और ब्लॉक में, ऐसे सभी जगह पर आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से सचिव श्री विनोद सुमन जी ने हमारे सभी जगह ये यहाँ से एक गाइडलाइन भेज दी है। उसके अनुरूप सभी जगह पर ये आपदा से संबंधित कार्यों को करने के लिए समितियों का, निगरानी समितियों का भी गठन करने के लिए कहा है, जिससे कि कई बार रात भर बारिश होती है और बहुत सारे स्थानों पर यदि केवल प्रशासन ही देखता रहे तो जानकारी नहीं हो पाती है कि यहाँ अत्यधिक जल भराव हो गया है, लोगों के घरों में जल भराव हो गया है। पिछले सालों के अनुभव रहे कि रात भर बारिश होती रही और प्रातःकाल एकदम से कुछ स्थानों पर जैसे खटीमा, टनकपुर, बनबसा, सितारगंज, नानंगमता, इन क्षेत्रों में घरों में 8-8, 10-10 फीट पानी घुस गया और लोगों को तब पता लगने लगा कि जब जो है वो पानी बिल्कुल उनके। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय अधिकारियों के साथ पर्यटन विभाग की समीक्षा की है। मीडिया से बातचीत करते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 48,676 लाख की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। महासू मंदिर हनोल में मास्टर प्लान के तहत 10 अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत 48 मंदिरों का चयन किया गया और 16 मंदिर लिए गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानसखंड मंदिर वाला मिशन की तर्ज पर केदारखंड मंदिर वाला मिशन पर भी कार्य किया जाए, जिससे अन्य मंदिरों को विकसित किया जा सके। वहीं कैंची धाम में ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए बाईपास बनाने की प्रक्रिया को और गति दी जाने की जरूरत है। मुक्तेश्वर में कार पार्किंग और हेलीपैड के लिए पर्यटन विभाग ने जगह मांगी है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर पर्यटन विभाग लगातार कार्य कर रहा है और उन स्थानों को तलाश रहा है जहां पर शादी समारोह आयोजित किए जा सके और लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। मंत्री ने कहा कि विभाग के तहत चल रहे विभिन्न कार्यों को लेकर साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से समय अवधि में ही कार्यों को पूरा किया जाए। वित्तीय प्रगति जो है 2025-26 में पर्यटन विभाग में कुल 48,676 लाख 5,000 की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। महाशू देवता का हनोल में 10 से अधिक कार्य चल रहे हैं, जैसे वीआईपी लॉन्ज है, धर्मशाला है,
और यज्ञशाला है, दुकानें हैं, पेविलियन निर्माण है, इसके काम चल रहे हैं। और इसके साथ साथ 2,246,76,000 व्यय हो चुका है। मानसखंड मंदिरमाला मिशन में 48 मंदिरों का विकास हेतु चयन किया गया है। प्रथम चरण में 16 मंदिर हमने लिए हैं, जिनमें 125.25 जो है लाख जो हमने स्वीकृत किए हैं। प्रशासनिक स्वीकृति जो है 51 करोड़ 14 लाख की धनराशि जारी की गई है। 6 मंदिरों का कार्य प्रारंभ है, तो इस पर कार्य किया जा रहा है। और मैंने ये भी आग्रह किया है कि इसी मानसखंड मंदिरमाला के मिशन के तहत केदारखंड मंदिरमाला मिशन भी जो है बनाया जाए, जिससे कि और भी मंदिरों का प्रचार प्रसार हो सके, विशेष करके केदारखंड के मंदिर। कैंची धाम विकास योजना के लिए हम लोग जो है इसमें बाईपास के लिए और भी नाले के अंदर जो पोल्यूशन होता है उसको ठीक करने के लिए, उसके लिए हमारी योजना है, ताकि ट्रैफिक कंजेशन ना हो और अल्मोड़ा के लोग और भी जगह के लोग जो हैं वहाँ उनको प्रतीक्षा ना करनी पड़े। यात्रा मार्ग नैनीताल मुक्तेश्वर इत्यादि जो है वहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं। और मुक्तेश्वर में मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि वहाँ पर कार पार्क की बहुत कमी है, जिसके लिए वहाँ पर हमें जो वहाँ का एक डिपार्टमेंट है वो हमें थोड़ी सी ज़मीन देगा, हेलीपैड के लिए भी और कार पार्क के लिए भी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री द्वारा 400 करोड़ की केंद्रीय सहायता हेतु अनुशंसा की गई है। वेडिंग डेस्टिनेशन जो है बनाने के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझको पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग भी मिला हुआ है और टूरिज्म भी मिला हुआ है। तो जो भी वेडिंग डेस्टिनेशन के अंदर चिन्हित किए जाएंगे उनकी सड़कें को वाइडन करना, सड़कों को दुरुस्त करना, रिटेनिंग वॉल बनाना, उनकी सड़कों को ठीक ठाक रखना, वो सब मेरा ही काम है। और वो निश्चित रूप में हमें अवगत कराएं कि क्या क्या काम उन्हें करवाने हैं, ताकि वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ सके। और इसको हम एक्सपैंड करना चाहते हैं। रामनगर में काफ़ी इसकी फैसिलिटीज़ हैं, मसूरी में हैं, ऋषिकेश में हैं, हरिद्वार में हैं। हम चाहते हैं अल्मोड़ा में और जगह जगह भी हों, तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार से वेडिंग डेस्टिनेशन को और भी बढ़ाया जाए। हमने निर्णय लिया है कि त्रिजुगी नारायण को हम वैदिक पर्यटन विलेज के रूप में उसको हम घोषित कर रहे हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। इसके साथ साथ बटर फेस्टिवल के लिए, मानसून मैराथन के लिए, TTF अहमदाबाद के लिए, विंटर लाइन कार्निवल मसूरी के लिए हम लोगों ने इसमें ऑली स्कीइंग खेल हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हैं, ये सब काम आगे हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो इसके लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इसके लिए भी हम चाहते हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ें और आगे हमारे टूरिज्म का प्रचार प्रसार। वित्तीय प्रगति जो है 2000 इधर नाबार्ड के 44वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान प्रदेश के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि विकास में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का बड़ा योगदान है। नाबार्ड के सहयोग से राज्य में कई योजनाएं धरातल पर उतरी हैं और आम लोगों को उसका भरपूर लाभ मिला है। और भविष्य में भी नाबार्ड का सहयोग लेकर विकास की गति को आगे बढ़ाया जाएगा। खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए नाबार्ड के साथ काम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंप कार्यालय में सैनिक कल्याण निदेशक ब्रिगेडियर अमृतलाल ने भेंट कर कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने 26 जुलाई को गांधी पार्क देहरादून में आयोजित होने वाले विजय दिवस के कार्यक्रम की सभी तैयारियों की जानकारी भी ली और अधिकारियों को समय पर कार्यक्रम से संबंधित तैयारियों को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे, जिसमें कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड ने स्पष्ट किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान की तिथियों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पंचायत के चुनाव 2 चरणों में 24 और 28 जुलाई 2025 को ही होंगे। आयोग ने कहा कि प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी आपातकालीन स्थितियों की वजह से किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति के लिए ही पुनर्मतदान की तिथियां घोषित की गई हैं। 20 जुलाई 2025 को जारी आयोग का पत्र भी इसी से संबंधित है, जिसका मतदान की तिथियों में परिवर्तन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं।
आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान की तिथियों को लेकर किसी तरह के भ्रम में न रहें। आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में 24 जुलाई 2025 को किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान न होने की स्थिति में पुनर्मतदान 28 जुलाई 2025 को होगा। इसी तरह से स्थिति यदि 28 जुलाई 2025 के मतदान के दिन उत्पन्न होती है तो संबंधित पोलिंग स्टेशन या बूथ पर 30 जुलाई 2025 को पुनर्मतदान कराया जाएगा। पुनर्मतदान यदि आवश्यक हुआ तो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा। मतगणना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 31 जुलाई 2025 को ही होगी और सचिव के अनुसार चुनाव के दौरान पुनर्मतदान की तिथियों हर बार घोषित किया जाता रहा है। आप सभी लोगों को, सभी मतदाताओं को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी उम्मीदवारों को ये अवगत कराना चाहूँगा कि आज जो सोशल मीडिया में विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अथवा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक थोड़ी सी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, आयोग द्वारा जारी पत्र संख्या 1952 दिनांक 20 जुलाई 2025 के बारे में, उसके संबंध में मैं एक क्लैरिफिकेशन और एक स्थिति स्पष्ट करने के लिए जो है आप सभी लोगों को अवगत करा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, ये पत्र जो है आयोग द्वारा जारी किया गया है और ये पत्र जो है हमारे उत्तर प्रदेश पंचायती राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों के निर्वाचन नियमावली 94 और उत्तराखंड में जो हमारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन नियमावली 94 में जो व्यवस्था दे रखी है कि आपात स्थिति में मतदान स्थगन होने के केस में क्या होगा, उसके अनुसार हम लोगों ने ये पत्र निकाला है। हमारा सबसे पहली चीज़, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही 2 फेजेस में चुनाव होना निश्चित है, जैसा कि हमारी पूर्व की अधिसूचना में ये डेट्स निकाली गई थी। पहले चरण का मतदान दिनांक 24/7 को होना है, दूसरे चरण का मतदान दिनांक 28/7 को होना है और इसकी जो मतगणना है वो 31 जुलाई को होनी है और ये निश्चित है। परंतु आपात स्थिति में यदि कोई नेचुरल डिजास्टर की कंडीशन आ जाती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाती है या अन्य कोई ऐसा कारण हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर पोलिंग बूथ, पोलिंग सेंटर में उस दिन मतदान नहीं हो पाता है अथवा स्थगित हो जाता है, तो उसके लिए जो हमारी नियमावलियों में दी गई व्यवस्था है उसके अनुसार ये जो डेट्स निकाली गई हैं कि अगर 24 जुलाई को किसी पर्टिकुलर पोलिंग बूथ में अगर चुनाव नहीं हो पाता है, स्थगित करना पड़ता है, तो उसकी जो पुनर्मतदान की डेट होगी वह 28 जुलाई होगी। सेकेंड फेज की अगर मैं बात करूं, उसमें चुनाव जो है, पोलिंग जो है 28 तारीख को ही होनी है, निश्चित है। लेकिन यदि किसी बूथ विशेष या केंद्र विशेष में अगर किसी भी कारणवश उस दिन मतदान स्थगित होता है, कोई आपदा की स्थिति होती है, कोई आपात स्थिति ऐसी घटित हो जाती है, तो उसका पुनर्मतदान जो है 30 जुलाई को कराया जाएगा। एनी केस जो काउंटिंग है वो हमारी 31 जुलाई को ही होनी है। मैं ये चीज़ सभी लोगों को पुनः अवगत कराना चाहूँगा, आयोग द्वारा अपने निर्वाचन कार्यक्रम में कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वो हमारा जो पहले से तयशुदा कार्यक्रम था उसी के अनुसार निर्वाचन की संपूर्ण कार्रवाइयाँ की जानी है। ये केवल ऐसी स्थिति में है, आपात स्थिति में है कि यदि किसी पोलिंग बूथ में, किसी पोलिंग केंद्र में अगर किसी आपात स्थिति में मतदान ना हो पाए, चाहे वो दैवीय आपदा हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या कोई अन्य ऐसी स्थिति हो, तो उस पोलिंग बूथ में कब मतदान होगा उसका शेड्यूल जारी किया गया है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि विगत निर्वाचनों में, चाहे वो 2019 का हमारा सामान्य निर्वाचन हो पंचायतों का, चाहे वो 2022 का हमारा सामान्य निर्वाचन हरिद्वार का हुआ हो, और चाहे अभी हमारा हाल ही में जो नगर निकाय, स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ हो, उसमें भी इस प्रकार का शेड्यूल। प्रदेश में बारिश का दौर चल रहा है, लेकिन थोड़े थोड़े समय के लिए धूप भी निकल रही है, जिससे मौसम में उमस भी बढ़ जाती है। ऐसे में मच्छर जनित रोगों का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए शहर का बड़ा अस्पताल होने के साथ ही दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी डेंगू के मरीजों के उचित इलाज के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है, जिसको लेकर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमएस डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया है कि डेंगू के मरीजों की जाँच के साथ ही ब्लड की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही 20 बेड भी अलग से रिजर्व किए गए हैं।
इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि अपने आसपास बरसात का पानी जमा न होने दें, क्योंकि इसी में डेंगू का मच्छर पनपता है। ये जो सीजन है ये सबसे इम्पोर्टेंट सीजन होता है डेंगू के लिए। इसके बाद जो भी जितना भी समय आएगा इसमें डेंगू के लिए हमें खास कर से ध्यान रखने की ज़रूरत है। जहाँ भी कहीं पे पानी भरा हुआ है, पानी की जगह को आपको खाली करके रखना, साफ़ सुथरा रखने की चाहिए, सूखा रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें। जहाँ तक अस्पताल की तैयारियाँ हैं, पिछले 2 महीने से हमने सारी तैयारी पूरी कर रखी है। जाँच की जितनी भी किट की ज़रूरत होती है हमारे पास सारी पर्याप्त मात्रा में किट है। ब्लड की ज़रूरत होती है तो ब्लड हमारे पास सैंपल अमाउंट में रखा हुआ है। कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट हमारी 2 फंक्शनल हैं। इसके अलावा हमने 20 बेड हमने आइसोलेट करके डेंगू के लिए रखे हुए हैं, जिनमें की सब तैयारी है। इसके अलावा अगर कोई मरीज आता है, कुछ इसके ऊपर जाएगा तो वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस दौरान पुनः प्रदेश संगठन का दायित्व सौंपने के लिए आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने पंचायत चुनाव समेत अन्य सांगठनिक कार्यक्रमों की जानकारी दी है। मानसून सत्र के दौरान महेंद्र भट्ट ने नड्डा से उनके संसदीय चैम्बर में यह शिष्टाचार भेंट की, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्हें पुनः प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने पर धन्यवाद किया। साथ ही उनके माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास दिलाया है कि वह पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। मुलाकात में उन्होंने प्रदेश में जारी पंचायत चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए इसमें भी प्रचंड जीत का भरोसा दिलाया है। इस संबंध में प्रदेश संगठन की चुनावी तैयारियों और रणनीति की चर्चा की है। इसके अतिरिक्त पार्टी के वर्तमान और आगामी कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश में जारी सांगठनिक गतिविधियों से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया है। आगे बढ़ेंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राकेश थपलियाल द्वारा गैरसैंण पर बीते दिनों राजनीतिक दलों को फटकार लगाई गई थी, जिस पर सत्ता पक्ष जहां अपने विभिन्न तर्क दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यह फटकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि बीजेपी सरकार पर भी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में थे तो हमने टेंट में गैरसैंण में विधानसभा सत्र कराया था। आज वहां पर 8,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी बनकर खड़ी है वह कांग्रेस पार्टी द्वारा ही खड़ी की गई है। धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 2 कार्यकाल में गैरसैंण के लिए क्या किया है। राज्य सरकार वहां सिर्फ खानापूर्ति के लिए सत्र आयोजित कराकर इतिश्री कर देती है। हमारी मांग है कि वहां कम से कम 1 महीने का विधानसभा सत्र आयोजित किया जाए। साथ ही उन्होंने फिर दोहराया कि 2027 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो गैरसैंण में हम स्थायी राजधानी बनाएंगे। जस्टिस राकेश थपलियाल जी ने गैरसैंण पे जो उनका वक्तव्य है, जो उन्होंने पीठ पर बैठ करके जो टिप्पणी करी है, इन टोटलिटी हमको उसको देखना चाहिए, संपूर्णता पे हमें देखना चाहिए। उन्होंने केवल एक पार्टी को या एक सरकार को उस पर दोषी नहीं बल्कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर उन्होंने सवाल उठाया। राजधानी 25 वर्षों में हम तय नहीं कर पाएंगे कहाँ होगी, और गैरसैंण के नाम पर जो फुटबॉल चल रही है, कभी इसके पाले में कभी उसके पाले में, उसके बारे में उन्होंने नाराजगी प्रकट करी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि क्या आपने जनता को मूर्ख समझा हुआ है। अगर गैरसैंण राजधानी होती तो गैरसैंण राजधानी होने के बाद इस प्रदेश के पहाड़ी गांव में, दूर दराज के इलाकों में अस्पताल होते, स्कूल होते, सड़कें होती, विकास होता। ये उन्होंने वक्तव्य में कहा, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उनका वक्तव्य पूरी तरह से मैं स्वागत करता हूं, कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, क्योंकि उनके वक्तव्य में वो पीड़ा झलक रही है जो पहाड़ की पीड़ा है। और वो उसका कारण क्या है? देखिए, गैरसैंण के बारे में जब आप बात करेंगे तो गैरसैंण पहली बार राज्य बनने के बाद अगर फोकस में आया तो 2012 के बाद आया। 2012 तक गैरसैंण के बारे में चर्चा नहीं की लोगों ने। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले तंबू में, कैबिनेट तंबू में विधानसभा, उसके बाद वहां पर शिलान्यास, उसके बाद वहां पर 8,000 करोड़ रुपए का तमाम ढांचागत सुविधा कांग्रेस की सरकार ने खड़ी करी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ईंट भी लगाई हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, तीरथ सिंह रावत जी ने, धामी 1 ने, धामी 2 ने एक ईंट लगाई हो तो बता दें, कोई काम नहीं किया। केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ऐसा किया जो भाजपा का चलन है कि बच्चा किसी का होता है नामकरण वो कर देते हैं। राजधानी में इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया और ग्रीष्मकालीन राजधानी आपने कह दिया। उसके बाद ग्रीष्मकालीन राजधानी ऐसी बनी कि सरकार वहां जाती है 2 दिन 3 दिन के लिए रस्म अदायगी के लिए, लेकिन वहां पर किसी का जाने का मन नहीं है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि हमने वहां पर शुरुआत करी थी, हमने तंबू में, कैबिनेट तंबू में विधानसभा 8,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था। हम 27 में आएंगे तो हम
पूर्णकालिक राजधानी गैरसैंण में बनाएंगे। ये कांग्रेस का वचन है, संकल्प है। और जो एक पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया 2012 के बाद, कांग्रेस ने, हरीश रावत जी ने राजधानी क्यों नहीं बनाई, तो मैं साफ कहना चाहता हूं, अंग्रेजी में कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में खड़ा नहीं हुआ था। किसी शहर को बनने में, किसी राजधानी को बनने में समय लगता है, और कांग्रेस ने शुरुआत कर दी थी, कांग्रेस उसको अंजाम तक पहुंचाती, हम सत्ता में नहीं रहे। पिछले 8.5 साल से भाजपा सत्ता में है, अब जा रहे हैं गैरसैंण, लेकिन 4 दिन के लिए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। राज्य में इतने सारे विषय हैं, पूरे प्रदेश आपदा से जूझ रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षा की हालत बुरी है, 1488 स्कूल बंद होने वाले हैं, उच्च शिक्षा की हालत खराब है, स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब है, पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है। ये सारे विषय क्या 4 दिन में इन पे चर्चा हो जाएगी विधानसभा में? चर्चा नहीं हो सकती 4 दिन में। चर्चा के लिए 1 महीने का कम से कम सत्र होना चाहिए। जो सरकार 1 महीना वहां बैठने को तैयार नहीं है, वो पूर्णकालिक राजधानी क्या बनाएंगे? कांग्रेस पार्टी बनाएगी, हमने संकल्प लिया हुआ है। 27 में हम ताकत। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक पवन सेमवाल का एक गीत पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी कुछ टिप्पणियां की गई हैं। इस गीत को लेकर सियासी घमासान मच गया है। इस पर बीजेपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कुछ असंतुष्ट और राजनीतिक विरोधी तत्व सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में धामी सरकार के विकास कार्यों की गूंज है। ऐसे समय में कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता और राजनीतिक एजेंडे के तहत अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही नहीं है। पुलिस अब इस वायरल वीडियो की जांच में जुटी है और ये देखा जा रहा है कि इसमें किसी तरह का आपराधिक कृत्य या कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी की व्यक्तिगत छवि खराब करने वाले कंटेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जन जन में धामी सरकार के विकास कार्यों के गीत गूंज रहे हैं, लेकिन कुछ विघ्न संतोषी लोग, कुछ विरोधी लोग सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से सरकार के विकास कार्यों के बदौलत उत्तराखंड राज्य देश और दुनिया में एक नई पहचान बनाने का काम सरकार के द्वारा किया गया है, मुझे लगता है विरोधी लोग इस कारण घबराहट में हैं, हताश हैं और निराश हैं, इसलिए इस तरह का प्रपंच वो रच रहे हैं। उत्तराखंड के जन जन में कांवड़ मेले के दूसरे सोमवार होने के कारण काफी अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के रायवाला तथा ऋषिकेश क्षेत्र में आने के दृष्टिगत एसएसपी अजय सिंह द्वारा रायवाला क्षेत्र में पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। इस दौरान एसएसपी ने कांवड़ यात्रा में आए श्रद्धालुओं को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तत्पश्चात कांवड़ यात्रा में आए सभी श्रद्धालुओं से बातचीत कर एसएसपी उनकी यात्रा के संबंध में ली जानकारी। कांवड़ मेले में आए श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा के लिए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी है। साथ ही उत्तराखंड पुलिस की श्रद्धालुओं ने भी जमकर प्रशंसा की है। कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचते पहुंचते NH 34 पर डाक कांवड़ियों के छोटे बड़े वाहनों से घिर गया है। हर तरफ गाड़ियों की गड़गड़ाहट देखने को मिल रही है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल अपने अधिकारियों के साथ हाईवे पर डटे हुए हैं और आने जाने वाले वाहनों को व्यवस्थित कराने में लगे हुए हैं। आपको बता दें, डाक कांवड़ के दौरान हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सहित कई राज्यों के लोग हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य तक जाते हैं। देख रहे होंगे अभी कांवड़ 2025 एकदम अपनी पीक पे है। आज और कल का दिन हमारे लिए बहुत क्रूशियल होता है और ये जो पॉइंट है नगला इमरती, ये हमारे पूरे ट्रैफिक और डाइवर्जन प्लान का की पॉइंट है। यहाँ पर लगातार हमारी फोर्स मौजूद है, डाइवर्जन प्रॉपर चल रहा है, लगातार लामाज की गाड़ियाँ आ रही हैं। चलिए, खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।